नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन खबरों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसमें आप सभी को पुलिस सब इंस्पेक्टर रीट भर्ती जो कि आगामी भर्ती के रूप में पेंडिंग है, इसके अलावा जेई मेंस और साथ ही साथ एलडीसी कार्मिक या मंत्रालय कर्मचारी और आरएस वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इस प्रकार से यहाँ पर मैं आप सभी को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। साथियों, सबसे पहली महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से एसआई भर्ती के लिए फिजिकल हो चुका है और फिजिकल के बाद में इंटरव्यू भी हो चुका है और इंटरव्यू के बाद में जो लिस्टें आई है उससे पहले इस भर्ती में से 227 पदों की कटौती की गई थी और उन पदों की कटौती की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार 11 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई मांग नहीं सुनी है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 227 पदों को फिर से जोड़ने की मांग को लेकर 11 दिनों से शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। इन पदों को जोड़ने के लिए 73 विधायक और 7 मंत्री पत्र लिख चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी इस भर्ती को लेकर सीएम साहब को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक 6 महीने से अपने हक की लड़ाई लड़ने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वैसे देखा जाए तो भर्ती के जो विज्ञापन आते हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि पदों की कटौती या बढ़ोतरी में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी होगी तो आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन कटौती करना या बढ़ोतरी करना इस सरकार के हाथ में होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि आरएस परीक्षा का जो परिणाम है उसको पुनः जारी किया जाएगा। आरएस मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका एग्ज़ाम होने के बाद में जो परिणाम जारी किया गया था तो उस परिणाम में कुछ बदलाव किया जाएगा और परिणाम में बदलाव करने के साथ साथ ही जो कुछ अभ्यर्थी इस भर्ती से अपात्र थे और उन अपात्र अभ्यर्थियों को इस भर्ती से बाहर करने के बाद में 97 अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद में अब पुनः से आरएस मेंस का जो परिणाम है वो जारी होगा। तो इससे कुछ अभ्यर्थीगण जो कि आरएस मेंस की भर्ती में शामिल हुए थे, तो आरएस मेंस के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने की संभावना है। इस संबंध में कोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं और इसके चलते इंटरव्यू पर जो रोक लगी हुई है वो भी हट गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि जिस प्रकार से हर वर्ष जेई मेंस का पेपर पहले एक वर्ष में एक बार था, उसके बाद में एक वर्ष में 2 बार आयोजित करने की बात कही गई और अब माननीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी ने ये कहा है कि जेई मेंस की परीक्षा अब एक साल में 4 बार, वो भी लगातार फरवरी टू मई, फरवरी मार्च अप्रैल व मई में लगातार 4 महीनों में 4 बार एग्ज़ाम होगा। और उसकी जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी कि एग्ज़ाम के अंदर 90 प्रश्न आएंगे और 90 प्रश्न में से 75 प्रश्न हल करने होंगे, क्योंकि 15 प्रश्न वैकल्पिक रूप में आएंगे और वैकल्पिक प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। हर सत्र का परिणाम परीक्षा की अंतिम तिथि से 4 या 5 दिन में आ जाएगा। इससे अगर कोई अभ्यर्थी जिसको लगता है कि इस पेपर में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो चाहे तो अगले परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने ये सुविधा प्रोवाइड की है। और अगली महत्वपूर्ण अपडेट जिसके लिए अभ्यर्थी करीबन 2 साल से लगातार पीछे पड़ रहे हैं और जिसके बारे में लगातार अभ्यर्थियों को बहलाया जा रहा है कि कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आएगी, लेकिन अब तक कंप्यूटर टीचर की भर्ती के बारे में कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, कोई क्लियरेंस नहीं मिली है। बस इतना बताया गया है कि इस प्रकार के कैटेगरी वाइज जो अभ्यर्थी होंगे या इन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया जाएगा,
लेकिन कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन ने। और इसके जो प्रदेशाध्यक्ष है मनोहर सिंह सलावत ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन निकालने की मांग की है, जिसके बारे में 2018-19 से लगातार वार्ता चल रही है और इस वार्ता का जो अंतिम फैसला है अब तक नहीं आया है। सिर्फ किस क्वालिफिकेशन वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, और इस संबंध में जो चर्चा चल रही है वो है कि केवल बीटेक वाले अभ्यर्थी ही इस भर्ती के पात्र होंगे, या जो केवल डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं, बैचलर डिग्री वाले अभ्यर्थी, क्या जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती के पात्र नहीं होंगे। इस बारे में कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाए। इसके चलते ये भर्ती अब तक अटकी हुई है, और अगर ये भर्ती आती है तो लगभग 15,000 पदों पर भर्ती आने की संभावना रहेगी, क्योंकि अब तक एक भी बार कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का आयोजन नहीं हुआ है। तो 15,000 से अधिक बेरोजगारों को इस भर्ती से लाभ मिलने वाला है। तो जो अभ्यर्थी लगभग जो अब तक क्लियरेंस मिली है उस क्लियरेंस के अकॉर्डिंग जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो अपनी तैयारी में जुटे रहें, ताकि जब भी भर्ती आए आपको इस भर्ती का लाभ मिले। अगली महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए 2 बार तो समितियाँ बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी सरकार इन कर्मचारियों को राहत प्रदान नहीं कर सकी है। जिस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए हर 10 साल का डोज देते हैं। ये खुलासा किस बात से हुआ है, जब आरटीआई के थ्रू जानकारी मांगी गई है। अब तक एक भी कर्मचारी जो संविदा रूप में कार्यरत हैं उन्हें नियमित नहीं किया गया है और न ही उनका मानदेय बढ़ाया गया है। इस प्रकार से जो संविदा कर्मचारी हैं जो बेरोजगार के तौर पर कार्य करते हैं उन संविदा कर्मचारियों को अभी तक भी लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इस संबंध में उनके मन में काफ़ी आक्रोश हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर उन अभ्यर्थियों या विद्यार्थियों के लिए हैं, और ये जानकारी कहाँ से मिली है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश या फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई स्टेशनरी के लिए प्रति माह 2,000 रुपये देने का आदेश, और परिवार में पल रहे या रह रहे बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों को प्रति माह 2,000 दे राज्य सरकार। जिस प्रकार से देश में उन बच्चों के लिए ये राहत की खबर है जो आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को, खासकर जो अभ्यर्थी मेधावी होते हैं, उन्हें इस बात से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि राज्य जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा उन अभ्यर्थियों को जो कि मेधावी हैं परंतु उन्हें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते वो अपने अध्ययन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को हर महीने स्टेशनरी के तौर पर 2,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा कई सारे उच्च वर्गीय लोग भी उठाएंगे, क्योंकि अपने देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि गरीब को गरीब न मानकर बड़े आदमी, अमीर आदमी गरीब बनते हैं। इससे जो गरीब है, वास्तव में जो गरीब इंसान इस चीज़ का हकदार है, वो इस चीज़ की तह तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही बड़े लोग, अमीर लोग उसको ऊपर ही ऊपर समेट लेते हैं। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर है रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए। जिस प्रकार से कल दिनांक 16 दिसंबर 2020 को एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आई थी रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए, और रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए ये अपडेट वैसे तो कहा जाए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस अपडेट के माध्यम से कई सारे अभ्यर्थी गणों को नुकसान भी होने वाला है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस अपडेट में क्या क्या दे रखा है। वैसे करीब करीब हर अभ्यर्थी को ये बात मालूम चल चुकी है कि रीट भर्ती में केवल जनरल वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों को छूट दी गई है, और सर्टिफिकेट की जो अवधि है पहले भी 3 साल थी और अब भी 3 साल है। लेकिन जिस प्रकार से सीटेट वाला जो फंडा है वो लागू करने वाली बात चल रही थी कि
जो रीट का सर्टिफिकेट है वो आजीवन मान्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, केवल 3 साल के लिए ही मान्य किया गया है। अब जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जानकारी है, वो जान लीजिए कि रीट भर्ती में सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो पहले थे 60% अब भी वही हैं, लेकिन ST SC व OBC वाले अभ्यर्थियों को 5% की छूट देकर 55% वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी इस भर्ती के पात्र माने जाएंगे। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% एवं TSP सहरिया वाले अभ्यर्थियों के लिए 36% मान्य होगी, अर्थात 36% वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी अब शिक्षक बनेंगे। इसके अलावा जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक के आधार पर अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके लिए 50% मार्क्स अनिवार्य होंगे। अब इस भर्ती में प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो 3 वर्ष है, और जबकि CTET में इसकी जो वैधता है वो आजीवन है। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर दूँ कि इससे नुकसान क्या होने वाला है। जिस प्रकार से राजस्थान के कई जो विश्वविद्यालय हैं वो ऐसे हैं कि वहाँ की जो मार्किंग है वो हार्ड नहीं होती, खासकर UG व PG की जो मार्किंग है वो हार्ड नहीं होती। तो यहाँ पर सीधा जो असर पड़ने वाला है वो BEd वाले अभ्यर्थियों को, अर्थात सेकंड लेवल वाले अभ्यर्थियों को पढ़ने वाला है। जिस प्रकार से कई सारे विश्वविद्यालयों में UG की जो मार्किंग है वो अच्छे से होती हैं, बहुत हार्ड तरीके से होती हैं, तो वहाँ के अभ्यर्थी UG में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इसका जो सीधा नुकसान है वो उनको मिलता है रीट के भर्ती में। वो कैसे? जिस प्रकार से अगर कोई अभ्यर्थी OBC कैटेगरी का मान लीजिए अगर 55% अंक प्राप्त करता है, और अगर उसके किसी ऐसे विश्वविद्यालय से उसने UG की हैं, जैसे किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय से या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जहाँ से उसके मार्क्स 75 या 80% तक प्राप्त होते हैं, तो उस अभ्यर्थियों को रीट में फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड मार्किंग होती है, उन अभ्यर्थियों को यहाँ नुकसान इसलिए होगा अगर वो अभ्यर्थी अपने रीट में 60 या 70% मार्क्स भी प्राप्त करता है, और अगर उसके UG में 50% मार्क्स भी पूरे कंप्लीट नहीं है, तो उस अभ्यर्थी को डेफिनेटली इस बात का नुकसान होगा कि उसके UG के मार्क्स कम ऐड होंगे, तो 70% होने के बावजूद उसका चयन नहीं होगा, जबकि 55% वाले अभ्यर्थी का चयन होने की संभावना बढ़ जाएगी। और ले दे के आप देखा जाए तो चयन उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जिनकी अच्छे मार्क्स है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो डिमांड चल रही थी कि कट ऑफ क्राइटेरिया कम किया जाए, मिनिमम पासिंग मार्क्स कम किया जाए, तो उससे कई सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थियों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इस बात से स्पष्ट आप जो साथीगण पढ़ रहे हैं, लगातार अध्ययन कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि अगर कहीं सारे अभ्यर्थी 55 से 60% के बीच मार्क्स लाते हैं और उनका अच्छा जेक जुगाड़ है, तो वो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू UG में अच्छे मार्क्स वाली मार्कशीट बनाकर भी अपना काम चलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ले दे के नुकसान ही है, ना कि फ़ायदा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है, यहाँ पर मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए आज एक बड़ा दिन है कि मंत्रालयिक कर्मचारी, जिस प्रकार से 17 दिसंबर 2018 को एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी धरने के दौरान, तो उस संदर्भ में यहाँ पर उसका शहीद दिवस एवं उसी संदर्भ में यहाँ पर सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारियों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और इस संदर्भ में प्रदेश व्यापी आह्वान के चलते पूर्व मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों पर सरकार द्वारा जो ध्यान नहीं दिया गया है, उस संबंध में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सारी कोविड गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए ये धरना दिया जाएगा, एवं कलाई पर काली पट्टी बांधकर मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा सरकार से मांग पूरी करने की बात कही जाएगी। इसके बाद में शिक्षा विभाग में संस्कृत डिपार्टमेंट के 308 नए पदों का सृजन किया गया है। अब यहाँ पर एक और नेगेटिव पॉइंट कहूँ तो ये है कि सरकार लगातार हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं नए पदों को ऐड कर रही है, लेकिन उनके बारे में कौन सी प्रक्रिया चल रही है अब तक इस बारे में कोई ख्याल नहीं है। बस लगातार
इस विभाग में इतने पद ऐड किए, इस विभाग में इतने पद ऐड किए, लेकिन कंप्लीटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। यहाँ पर नए पद तो ऐड किए हैं, इसमें प्राचार्य के 48 पद, हेडमास्टर के 10 पद, लेक्चरर के 184 पद, इस प्रकार से कुल मिलाकर 308 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके बाद में नई भर्तियों का टाइम टेबल जल्दी जारी होगा। सरकार ने बेहतर काम किया। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं और उनकी बातों का क्या असर पड़ रहा है, ये आप सब जानते हैं। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री महोदय ने यहाँ पर वापस से एक बात कही है कि सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राज्य में 2 साल में बेहतर काम किया है सरकार ने, लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि 12 महीने तो सरकार को भाजपा सरकार के समय में बिना बजट के संचालित की गई योजनाओं को दुरुस्त एवं ठीक करने में ही लग गया। उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना के चलते जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गई। इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उसके बाद में यहाँ पर शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि 30,000 भर्तियों का टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जाएगा। और जिस प्रकार से लगातार यही बात का आह्वान चल रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि पहले तो 2 अगस्त थी, फिर 2 सितंबर हो गई, उसके बाद में 11 दिसंबर वाला जो मसला था कि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगा रखी है, जिसके चलते 11 दिसंबर के बाद ही भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब 11 दिसंबर के बाद कब की जाएगी इसके बारे में कोई खास क्लू नहीं है। आज 17 दिसंबर तो हो चुकी है, लेकिन 6 दिन में सिर्फ एक काम किया है और वो है कि रीट में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो कम करना। इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। इसके बाद में यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट एनटीपीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए है। जो अभ्यर्थी एनटीपीसी भर्ती के लिए अप्लाई कर रखे हैं, उन एनटीपीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है। तो इस अपडेट के बारे में सभी अभ्यर्थीगण जिसने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वो यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है rrbcdg.gov.in पर जाकर आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट वो देख सकते हैं कि आज किसी भी टाइम पर एनटीपीसी भर्ती की परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए जो अभ्यर्थी एनटीपीसी भर्ती के लिए अप्लाई किए हुए हैं उन अभ्यर्थियों को आज इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी कि उनका एग्ज़ाम कब से और किस तरीके से प्रारंभ होने वाले हैं। तो इसी प्रकार की आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट्स से मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और इसी प्रकार डेली अपडेट के लिए आप सभी साथीगण मित्रगण हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।